स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रिटर्न्स बन रहे हैं उस पर नजरें और ऑफ कोर्स मार्केट का जायजा भी। तो जो कंसोलिडेशन का सिलसिला था वो बरकरार है। 18,100 के नीचे अब हम कारोबार करते हुए 18,007 डे लो था। उसके सामने सिर्फ 30 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल रही है। प्रेशर कायम है निफ्टी में। निफ्टी बैंक एक और सेशन जहां पर 100 पॉइंट तक का नुकसान 43,636 के मौजूदा स्तरों पर इस समय हम कारोबार कर रहे हैं। डे लो से करीब 100 पॉइंट की दूरी हमने बनाई जरूर है। मिड कैप देखिए, मिड कैप इंडेक्स में भी कल परसों से मुनाफा वसूली अब हावी होती दिखाई दी और आज भी करीब 128 अंकों की गिरावट के साथ ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी प्रेशर कायम, इसीलिए मार्केट ब्रेथ जो है वो नेगेटिव में है। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। अब प्रेशर कहां से आया है उसका एक अंदाजा आपको लग जाएगा जब आप निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो वहां पर साफ स्थिति है। कंजम्पशन थीम में आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। चुनिंदा ऑटो कंपनियों में दबाव है, मेटल्स दबाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, और कंजम्पशन में आईटीसी नीचे, एचयूएल नीचे, टाटा कंज्यूमर नीचे। रिलायंस पर आज दबाव, एचडीएफसी बैंक भी आज नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। सिर्फ टेक्नोलॉजी है जहां पर हम देख रहे हैं तेजी की पोजीशन। तो निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर एक बार रख देते हैं क्योंकि टेक महिंद्रा 2% के गेन्स, एचसीएल टेक में 1% का 1.5% का इजाफा, इन्फी, विप्रो ये सब तेजी वाले हैं। निफ्टी आईटी को छोड़ें, बाकी मार्केट में आज थोड़ी बहुत मायूसी है। अब ऐसे में हमारे जानकार करेंगे क्या, उनके रिटर्न्स अब तक के कैसे रहे हैं, ये पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमारे साथ हैं ब्रिजेश एल, अमित सेठ और साथ ही साथ शरद मिश्रा। अब हुआ ये है कि कल तक सब 10%, 9% तक के रिटर्न्स कमा रहे थे। शरद के कुछ मल्टीपल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए तो उनके अच्छे खासे रिटर्न्स अब सिर्फ 1.5% तक रह गए हैं। अमित हाउएवर अपनी लीडरशिप पोजीशन में है 10.8% के रिटर्न्स के साथ और ब्रिजेश ने भी अपने रिटर्न्स को मेंटेन किया है 8.5% पर। आप सभी का स्वागत है। शरद, क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि कल मुझे उम्मीद थी कि जो 44,000 का पुट राइटर था उसका बेस करीब 43,845 के आसपास था और 18,300 का जो पुट राइटर था उसका बेस करीब 18,265 के आसपास था। मुझे लगता था वीकली एक्सपायरी पर दोनों इन द मनी जाएंगे। दूसरा जो मैंने ट्रेड्स दिए थे, बिकॉज मार्केट इज इन कंसोलिडेशन फेज और बहुत अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। तो रैमको सीमेंट और एमटार टेक्नोलॉजीज में मेरा ब्रेकआउट ट्रेड्स थे और ब्रेकआउट का जो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट्स होते हैं उसका फ्लिप साइड ये होता है कि पुल बैक्स आते हैं और ये दोनों करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस, जिसको पॉजिटिव कोमा कहते हैं, उसमें चल रहे थे। कल 2.5 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ रैमको सीमेंट में, बट नो इश्यूज। और इसके बाद वो रैमको सीमेंट का ट्रेंड दोबारा रिज्यूम हो गया है। तो इस वजह से दो ट्रेड जो है एमटार और रैमको में बड़े लॉसेस आए हैं। अगर अज्यूमिंग आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ सो हुआ, अज्यूमिंग मैंने वो ट्रेड लिया और वो स्टॉप लॉस मैंने फॉलो नहीं किया, आज के इस पुल बैक में बने रहना है कि आपको लग रहा है पोजीशन काट लेनी चाहिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बने रहिए। देखिए, जो 840 का टारगेट था रैमको सीमेंट का, बिल्कुल आज देखिए बिल्कुल ऊपर चल रहा है रैमको सीमेंट, पूरा ट्रेंड इंटैक्ट। और एमटार में भी देखिए आज इनसाइड कैंडल बन रहा है। तो जब कभी रिजल्ट्स आते हैं तो एक बड़ी ऑफलोडिंग होती है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं कहीं ना कहीं प्री पोजिशनिंग में ऑफलोडिंग होती है। तो पोजीशन बनाए रखिए, टारगेट्स मल्टी डे में दोनों टारगेट्स अचीव होंगे। ओके, तो पोजीशन बनाए रहने की सलाह एमटार और दीपक आई बेग योर पार्डन रैमको में है। अमित, लेकिन इंडेक्स पर अब व्यू क्या बन रहा है? देखिए, हम कहाँ सपने देख रहे थे कि हम 19-20 हजार 22 हजार तक जाएंगे, ये तो खिसकते खिसकते 18,000 तक फिसलने लग गया। जी डेफिनेटली आशिता मैम, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स स्पेशली हम निफ्टी को देखें तो पिछले 3-4 दिनों से लोअर हाई बना रहा है। डेली हम अपने डेज लो पे क्लोज कर रहे हैं। आज भी हम 20 डेमा पे रेस्ट कर रहे हैं। तो 20 डेमा जो कि लगभग 18,060 के आसपास आता है, वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है क्लोजिंग बेसिस में। अगर कोई कारणवश ये होल्ड करता है तो आई थिंक अप ट्रेंड विल रिज्यूम। लेकिन अगर ये गिव अप कर जाता है तो पोजिशनली बहुत वीक हो जाएगा एंड आई थिंक देन वी विल ओपन फॉर 18,000, 17,950। बैंक निफ्टी में भी 43,500 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एग्जॉशन नजर आ रहा है। पिछली 3-4 कैंडल्स देखें तो बेरिश कैंडल्स है, एग्जॉशन है, बट स्टिल इट हैज नॉट गिवन अप द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरे हिसाब से 43,500 इसका स्पॉट में मेक और ब्रेक लेवल। अगर ये गिव अप हो जाता है देन देयर विल बी प्रॉफिट बुकिंग। अदरवाइज मुझे लगता है कि साइडवेज टू पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, बट एक साइडवेज रेंज में प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से।
प्रॉफिट बुकिंग तो बन रही है। ब्रिजेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग मैडम। अगर हम देखते हैं ना मैडम, तो ये 18,000 का जो लेवल है वो काफी ज्यादा क्रूशियल मेजर साइकोलॉजिकल लेवल भी है और सपोर्ट लेवल भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग नीचे की तरफ है। जो 4 दिन का जो ब्रेकडाउन देखा है हमने, जो साइडवेज कंसोलिडेशन देखा है, जो 370 पॉइंट के करीब थी, अभी हमने 4 दिन में करेक्शन देख चुके हैं और ये सपोर्ट के पास आ चुका है। पिछली बार भी 18,060 18,050 के लेवल से हमने मार्केट में रिवर्सल देखा था। अच्छा है कि ये मंथली एक्सपायरी के पहले ही हमने एक करेक्शन देख लिया है। एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ से सपोर्ट लेके चलेंगे, बट ऊपरी तरफ में 18,300 पे काफी सारे कॉल राइटिंग है, डेफिनेटली वहां पे इंट्रावीक एक रेजिस्टेंस बनेगा। बट मुझे लगता है कि जैसे ही 18,300 का लेवल एक बार क्रॉस करना स्टार्ट करेगा तो हमें काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लार्ज स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर। तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं ब्रिजेश का पोर्टफोलियो, उन्होंने क्या कुछ कल तक ऐड किया, यहाँ से अब आगे की क्या पोजीशनिंग बनेगी उसकी बात करेंगे। तो एमएनएम फाइनेंशियल में ब्रिजेश के साथ भी वही हुआ है कि एमएनएम फाइनेंशियल का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और डिक्सन टेक का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। कल परसों तक अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही थी। ब्रिजेश, आज नया क्या जोड़ रहे हैं? मैडम मैं डीएलएफ में बाय लेना चाहूंगा। डीएलएफ एक वैसे देखोगे तो काफी बुलिश काउंटर है, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में भी काफी पॉजिटिव है। अभी जो लास्ट 3 दिन के जो करेक्शंस पे है वो फिर से सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है। तो मुझे लगता है कि डीएलएफ में बाय लेना चाहिए। 460 का लेवल है, स्टॉप लॉस 450 का रहेगा। 485 के टारगेट के लिए मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा इसमें। 485 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं तेजी का मौका दिख रहा है डीएलएफ, और स्टॉप लॉस 450 के आसपास लगाए। 460 पर एक आउटर ट्रेड कर रहा है, ये बाय साइड का ट्रेड। अमित का ट्रेड देखेंगे तो अमित के कुछ ट्रेड्स इनफैक्ट जमे हैं। पूनावाला फिनकॉप जो इन्होंने ऐड किया था कल, आज सुबह में एग्जिट किया 340 पर। भारतीय एयरटेल में इन्होंने एग्जिट किया 801 के लेवल्स पर। ऐसे में अमित नया क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षदा मैम, आज का मेरा रहेगा एनआईटी लिमिटेड। 392 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। इसे बाय करें विद अ टारगेट ऑफ 410 एंड स्टॉप लॉस रखूंगा 385 का। एनआईटी टेक, नॉट नेटकोटेल्स। एनआईटी टेक, राइट? एनआईटी टेक्नोलॉजीज। कैन यू प्लीज रिपीट द टारगेट स्टॉप लॉस? 410 के टारगेट्स रहेंगे और 385 का स्टॉप लॉस। 385 का स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड। एनआईटी में तेजी की पोजीशन 5% वैसे स्टॉक ऊपर है। 410 का टारगेट और 385 स्टॉप लॉस। अब आते हैं शरद के पोर्टफोलियो पर। हम जानते हैं इनके 2 एमटार और दूसरा और रामको सीमेंट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। कल कजारिया सेरेमिक्स में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। संवर्धन को होल्ड कर रहे हैं, राइट आप? जी, मैं संवर्धन को होल्ड कर रहा हूँ। ओके, तो नया क्या जोड़ रहे हैं? ओके, सो देखिए, जैसा मुझे दिख रहा है शॉर्ट टर्म अपट्रेंड है। तो निफ्टी में 18,100 का जो शॉर्ट पुट राइटर है उसका सपोर्ट 7950 18020 पर है। मुझे लगता है ये अपट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा। तो जो अभी भी जो कंसोलिडेशन पैटर्न्स हैं उनके ब्रेकआउट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं टाटा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहूंगा। करीब 20 दिन का कंसोलिडेशन इसके अंदर हुआ है स्टॉक के अंदर, और ये बेसिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस में चल रहा है, जिसको पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर कहते हैं। और जो ब्रेकआउट जोन है इसका करीब मुझे दिख रहा है 2250 के आसपास। मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर बन रहा है। मैं स्टॉप लॉस लूंगा 2120 का, जो इसके 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आएगा। अगर कोई वॉलेटिलिटी आती है और एक ब्रेकडाउन आता है निफ्टी का 18,000 का, और मैं ऊपर के टारगेट लूंगा 2500 के 2500। 2500 के टारगेट के लिए टाटा इन्वेस्टमेंट्स में तेजी का कॉल, और आप 2120 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शरद, लगे हाथ दूसरा ट्रेड है? अगर देखें तो एक दूसरा स्टॉक है केम्प्लास सैनमा। इसके रिजल्ट आए थे उस दिन, एक वाइट कैंडल बना था। इसने अपना 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था। इसके बाद दोबारा ये अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आकर के ट्रेड कर रहा है। जो इसका ब्रेकआउट जोन है 466 का है। 2 दिन से जब मार्केट गिर रहा है और ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, मुझे उम्मीद है इसका भी एक ब्रेकआउट आएगा स्टॉक का। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 437 और टारगेट रहेगा 540। 540 के लिए तेजी का ट्रेड। केम्प्लास सनमार्क दूसरा ट्रेड जो समय शरद ने दिया है। 540 टारगेट, 437 स्टॉप लॉस है। अमित, आप क्या जोड़ेंगे एनआईटी के साथ? जी मैम, थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा। मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है, तो आई विल गिव इन द सेकंड हाफ और आफ्टर सम टाइम।
नॉट अ प्रॉब्लम। ब्रिजेश? मैडम जैसे कि आपने बताया आईटी चल रहा है, तो मुझे बिरला सॉफ्ट ये काउंटर अच्छा लग रहा है। अगर आप काउंटर को देखते हैं तो वो भी लास्ट लास्ट ट्यूसडे के दिन इसमें हमने ब्रेकआउट देखा था। उसके बाद मुझे लग रहा है अभी साइडवेज कंसोलिडेशन होके फिर से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 328 का रेट चल रहा है, तो मुझे लगता है 328 में बाइंग होनी चाहिए। 322 का स्टॉप लॉस रहेगा। 345 का टारगेट के लिए मैं इसको खेलना चाहूंगा। 45 के टारगेट के लिए मौका तेजी का, और 322 के आसपास आप रखेंगे स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर एक बाय साइड का ट्रेड। तुम्हारे जानकारों ने अपने ट्रेड सामने पेश कर दिए हैं। उन ट्रेड्स को हम रिविजिट करेंगे, देखेंगे क्या इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल फोकस शिफ्ट करते हैं और दीपक फर्टिलाइजर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस तिमाही में हमने देखा है मुनाफा 9% बढ़ा, लेकिन EBITDA पर प्रेशर था। करीब 6.5% तक की गिरावट देखने को मिली। मार्जिन्स पर भी खासा दबाव, करीब 17% के आसपास आकर रह गए मार्जिन्स। हालांकि ग्रोथ रही रेवेन्यू में। केमिकल सेगमेंट में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही थी। हालांकि जो ओवरऑल केमिकल से योगदान है वो बड़ा है, 85% तक का आता है, इसीलिए वहां पर प्रेशर पूरे नंबर्स को ड्रैग कर रहा है। और फर्टिलाइजर सेगमेंट में तो बेहतरी देखने को मिली है। ये बात हुई Q4 की। अब बाकी का नया साल FY24 क्या लेकर आएगा और क्या हाइलाइट्स रही हैं दीपक फर्टिलाइजर के लिए Q4 में। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश मेहता जुड़ गए हैं। मेहता जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सर, सबसे पहले तो अगर आप ये मार्जिन्स में जो दबाव आया है उसकी कुछ हमारे साथ जानकारी शेयर कर सकें, क्या वजह रही है और क्या ये एक क्वार्टर का ही पेन है या फिर कुछ आपको लग रहा है सिचुएशन थोड़ी सी और ड्रैग होगी? क्या रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है? जरूर। तो पहले तो आपको मैं थोड़े लैंडमार्क चीज जो हुई है और लास्ट वीक में बोर्ड मीटिंग में हमने बात की तो उसकी जानकारी दे दूं कि पिछले साल में मैंने फुल 12 मंथ पीरियड में हमने रेवेन्यू जंप 47% देखा। और लैंडमार्क चीज यही रही कि वी हैव क्रॉस 11,000 करोड़, 11,300 ऑड का टॉप लाइन रहा। और भी अच्छी चीज है कि प्रॉफिट जंप बाय 77% फॉर द फुल 12 मंथ पीरियड। और वहां पे भी हमने एक लैंडमार्क पास किया है, वी हैव क्रॉस 1,000 करोड़, सो 1,220 ऑड करोड़। तो ये सब देखते हुए बोर्ड ने रेकमेंड किया 100% डिविडेंड। तो वो अभी लास्ट वीक हुई है, तो आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। अब देखते हैं कि लास्ट ईयर और दिस ईयर में क्या फर्क आ रहा है। और एक चीज टेक अवे जो कहते हैं लास्ट ईयर में कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़े थे 60 to 80%, और उस हिसाब से फिनिश प्रोडक्ट प्राइसेस भी काफी बढ़े थे, तब जाके द प्रॉफिट अच्छा रहा। तो ये सब हम जब देखते हैं कि इतने प्राइसेस फिनिश प्रोडक्ट के भी बढ़े, फिर भी हमें कहीं डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं देखा, विच इज द मोस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे तीनों सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर, माइनिंग केमिकल्स और फार्मा केमिकल्स, तीनों में वी हैव नॉट सीन अ डिमांड डिस्ट्रक्शन। तो ये एक चीज वैलिडेट कर देती है जो हम पहले से कहते आ रहे थे कि हमारे तीनों बिजनेस लाइंस ब्यूटीफुली अलाइंड है इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ। और ये एक कंफर्म हो गया लास्ट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से भी। अब क्या हो रहा है कि पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम होते जा रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट प्राइसेस भी कम होते जा रहे हैं, जो नॉर्मल जो प्री कोविड डेज के जो थे उस ढंग से। तो कभी क्या होता है कि एक क्वार्टर में देयर इज अ लिटिल मिसमैच। तो हमारे हिसाब से अब आने वाले पूरे साल में देखेंगे तो इट विल इवन आउट, और जो मार्जिन हमारे नॉर्मल रहते थे अट्रैक्टिव मार्जिन्स, वो वापस आ जाने की अच्छी गुंजाइश है। तो ये कब तक होगा मार्जिन रिकवरी रफली? हम ये देख रहे हैं आने वाले माने 1-2 क्वार्टर में तो जरूर इट शुड इवन आउट इन 1-2 क्वार्टर्स। ओके, फेयर इनफ। सर, केमिकल सेगमेंट को लेकर इस बारी थोड़ा सा प्रेशर रहा है रेवेन्यूज में और ओवरऑल ऑपरेशंस पर। क्या ये प्राइमरीली फिर अमोनिया नाइट्रेट प्राइसेस की वजह से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या सिचुएशन फिर आगे पैन आउट होती हुई दिखाई देगी अगर स्थिति जस की तस रही और उसमें इंप्रूवमेंट ना आया आपके फेवर में? तो क्या हुआ है, 4 चीज हुई है इम्पैक्ट जो आया है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट में। एक तो क्या हुआ है कि रशिया पे जो वर्ल्ड के सैंक्शंस आए थे और रशिया को
कहीं तो बेचना है, तो इंडिया बिकेम अ गुड डंपिंग ग्राउंड। तो जो फर्टिलाइजर ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट है वो रशिया से काफी आया है और काफी लो प्राइसेस में आया है। दूसरी चीज ये हुई है कि इस दरमियान गवर्नमेंट ने अमोनियम नाइट्रेट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है, ये चिंता से कि इंडियन माइनिंग सेक्टर के लिए अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिलेगा। वो एक इट इज एन ऑड एस्पेक्ट, क्योंकि एक साइड से फ्लड गेट्स इंपोर्ट के ओपन है और दूसरी साइड से एक्सपोर्ट के बैन कर दिए हैं। तो ये चीज वी हैव बीन डिस्कसिंग विद द गवर्नमेंट और वो सोच रहे इसके ऊपर कि एक्सपोर्ट बैन लगाने का कोई मतलब नहीं लगता है। तो ये दो चीज। और तीसरी चीज ये थी कि जो मैंने आपको कहा कि जो रॉ मटेरियल प्राइस है अमोनिया और फिनिश प्रोडक्ट प्राइसेस, उसमें ये क्वार्टर में थोड़ा मिसमैच था। अब धीरे धीरे अमोनिया प्राइसेस भी ड्रॉप होने को हो रहे हैं, द रॉ मटेरियल प्राइस, और फिनिश प्रोडक्ट का भी बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइसेस हो रहा है। तो दैट बैलेंस शुड कम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। ओके सर, एक चीज जो आपने कॉन कॉल में मेंशन की थी, आईपीए की जो बड़ी डंपिंग चाइना से हो रही है, तो रफली इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? डोमेस्टिक प्राइस क्या है और जो डंप करते हैं यहाँ पर उसमें कितना डिफरेंस है? कितना आपका फिर वो मार्केट खा जाता है? तो ये जो चाइनीज का डंपिंग है उसकी काफी इफेक्ट है, मगर अच्छी बात यह है कि ये रिकग्नाइज करने के बाद गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है ऑन आईपीए। तो सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से थोड़ी हमें प्रोटेक्शन मिल गई है। और दूसरी चीज क्या है कि हम हर सेगमेंट में फर्टिलाइजर और फार्मा केमिकल्स और माइनिंग केमिकल्स तीनों में हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी। और इस ढंग से आईपीए में भी हम अब शिफ्ट पूरा कर रहे हैं फ्रॉम कमोडिटी आईपीए टू फार्मा ग्रेड आईपीए। तो उससे भी वी आर लुकिंग एट पॉजिटिव एस्पेक्ट इन दिस फ्यू क्वार्टर्स कमिंग अप। ये जो मूवमेंट है इससे कितना आपके फिर मार्जिन्स को और बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा? कोई रफ एस्टिमेट? अभी उसमें क्या है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस है, माने जो प्रोपिलीन प्राइसेस हैं, वो भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं और उस ढंग से फाइनल आईपीए प्राइसेस भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इट विल बी स्पेक्युलेटिव फॉर मी टू गिव सम फिगर्स, बट ट्रेंड अगर देखते हैं तो बिकॉज ऑफ द सेफगार्ड ड्यूटी एंड बिकॉज ऑफ आवर शिफ्टिंग टू स्पेशलिटी आईपीए हमें पॉजिटिव टेलविंड्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल सर डीमर्जर को लेकर है। उस पर क्या अपडेट हमारे साथ आप शेयर कर पाएंगे? कब तक वो प्रोसेस पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है? तो जैसे डीमर्जर का आपको पता है कि हमारे 3 बिजनेसेस अब हम 3 अलग अलग कॉर्पोरेट एंटिटीज में ले जा रहे हैं। तो क्या है कि फोकस रहेगा और इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रहेगा। तो ये एनसीएलटी प्रोसेस जारी है और अच्छी तरह से हो रहा है। मेरे हिसाब से जून जुलाई तक हम देख रहे हैं कि शायद वो सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर कितनी जल्दी आप फर्टिलाइजर और टैन बिजनेस को अलग से लिस्ट कर पाएंगे? लिस्टिंग का क्या है कि हम देख रहे हैं कि ग्रोथ की नीड्स कब आएगी। जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट है वो कब कैसे प्ले आउट होते हैं, उस बेसिस पे हम फिर लिस्टिंग का सोचेंगे। ओके, तो उसको लेकर कोई खास टाइमलाइन है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट FY24 के लिए, और ऑफ कोर्स जब भी ये डीमर्जर प्रक्रिया पूरी होती है आपसे फिर हम चर्चा जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर FY24। दीपक फर्टिलाइजर एक आउट परफॉर्मिंग शेयर रहा है। इस क्वार्टर में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, लेकिन कंपनी ने कदम उठाए हैं अपने बिजनेस को और थोड़ा सा इंसुलेट करने के लिए। स्टॉक आज थोड़ा मायूस जरूर है। मार्केट के हाल के मद्देनजर इसमें भी कुछ कमजोरी है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स का, कौन कहां पहुंच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से, उसका जायजा दोबारा लेंगे। अमित ने इनफैक्ट इस बीच एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया है, वो ले लेते हैं और फिर एक रिकैप की तरफ बढ़ेंगे। अमित, क्या निकाला आपने? जी हर्षिता मैम, आज का फ्लेवर आईटी है, तो मिड कैप आईटी से मुझे एलटीटीएस काफी अच्छा लग रहा है। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है इसका। इसके टारगेट्स लगभग रहेंगे 4100 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 3800 का। ओके, 3800 का स्टॉप लॉस और 4100 के टारगेट के लिए एलटीटीएस आपकी स्क्रीन पर करीब 1.5% तक के रिटर्न्स दे रहा है। तो पोर्टफोलियो पूरा हो चुका है। सबके पास 2-2 ट्रेड्स है। शरद ने इनफैक्ट एक कैरी किया तो उनके हाथ में 3 ट्रेड्स हैं। अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स
मार्केट में इस बीच थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है डे लो से, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले ब्रिजेश का पोर्टफोलियो। डीएलएफ इन्होंने नया जोड़ा, तेजी का ट्रेड, 485 टारगेट, 450 स्टॉप लॉस। बिरला सॉफ्टवेयर आया, 345 का टारगेट, 322 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? डीएलएफ 0.79% जोड़ रहा है, 0.99% जोड़ रहा है बिरला सॉफ्ट, तो उसका पूरा फायदा इनके पोर्टफोलियो को मिलता हुआ। अमित ने एनआईआईटी जोड़ा, 410 का टारगेट और 385 का स्टॉप लॉस। वहीं एलएनटी टेक सर्विसेज 4100 का टारगेट और 3800 का स्टॉप लॉस। दोनों तेजी के ट्रेड्स हैं। एनआईआईटी 0.10% और एलएनटी टेक सर्विसेज 0.20% जोड़कर दे रहा है। मदरसन संवर्धन को जोड़ा था कल शरद ने, वो कैरी कर रहे हैं, 86 का टारगेट है, 77 का स्टॉप लॉस। आज क्या नया निकाला या ऐड किया? टाटा इन्वेस्टमेंट 2500 के टारगेट के लिए तेजी की है इन्होंने, और केम्प्लास सनमार 540। स्टॉप लॉसेस आपके सामने, 437 केम्प्लास्ट का और 2120 टाटा इन्वेस्टमेंट का। तो केम्प्लास्ट इनको नियरली 1% जोड़कर दे रहा है, लेकिन आधा % ड्रैग कर रहा है संवर्धन, और टाटा इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा ड्रैग है। तो अब ये देखिए ताज़ा तस्वीर। शरद 1.76% के रिटर्न्स पर हैं, ब्रिजेश 9.17% के रिटर्न्स और अमित सेठ के रिटर्न्स नियरली 13% के होते हुए ये है अब तक की स्थिति आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होगा, कहीं पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसकी जानकारी हम आपके सामने शेयर ज़रूर करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और ऑफ कोर्स 1 बजे जब हम मिड कैप मंत्र में एक चेक लेते हैं कि क्या है रिटर्न्स का हाल। और साथ ही आज, क्योंकि इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, आज मार्केट बंद होने से ठीक पहले इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से भी डिटेल में होगी बातचीत। शुक्रिया आप तीनों का एंड ऑल द वेरी बेस्ट आज के दिन के लिए। इस बीच मार्केट में रिकवरी आती हुई आपने देखा, निफ्टी बैंक करीब 170-180 अंक डे लो से रिकवर करता हुआ। निफ्टी में भी एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। तो हम फिलहाल थोड़े से पॉजिटिव जोन में जा रहे हैं। 100 पॉइंट रिकवर हो चुका है निफ्टी इस समय। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी रहेगा।